बोर्ड एक दो दिन में बदल देंगे फिर से कि 9 तक हो जाएगा। चलो तो ये इतना बाकी है चैप्टर। एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी हो गया, रॉलेट सत्याग्रह, खिलाफत हो गया, पीपल्स इनिशिएटिव हुआ कि नहीं? जो साइमन कमीशन था वो उधर से स्टार्ट करना। द अकाली लिटिगेशन, ठीक है। तो पीपल्स महात्मा ये भी हो गया, हैपनिंग भी हो गई, ठीक है। सर हैपनिंग में अगला वाला पेज भी होगा। हाँ ठीक है। तो इसमें साइमन कमीशन ये बोलता था कि ओके कि किस तरीके से यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लागू करना है, हाउ इट इज टू बी प्रोमलगेटेड। लेकिन उसने बताया कि इनको कुछ काउंसिल की सीट्स दे दो, और प्रोविंस का जो भी रूल है वो तो यहाँ के लोगों को दो, लेकिन सेंट्रल का रूल किसको देना होगा? ब्रिटिश को। तो ये कोई मीनिंगलेस था। और ऐसा 1929 के 30 में हुआ। साइमन कब आया है? 27 में। उसने फिर रिपोर्ट कब सबमिट की? किस पेज पे लिखा है ये चीज? 704। कहाँ लिखा है बताओ? अच्छा, तो ये क्या लिखा है? इन द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइडेड टू सेंड, उसने कमीशन भेजा तो थोड़ा समय लिया हुआ इसने, फिर इसने अपनी 27 में आया। और फिर ये 7 जो रिटायर्ड जज थे ना, उनकी एक कमेटी थी, लेकिन इसने ठीक तरीके से नहीं किया। अल्टीमेटली ब्रिटिश के ही हाथ में कंट्रोल रहा, तो फिर इसलिए लोग इसको क्या बोलने लगे कि साइमन हो गए। तो इसके नारे लगने लगे। व्हेन द कमीशन अराइव्ड इट मेट विद डेमोंस्ट्रेशन। आते ही लोगों ने इस पर विरोध किया, बोले हमारी सरकार है तो हमको तुम हमारे जजों को लो ना, तुम वहां के ब्रिटिश के जज को क्यों बुला रहे? वी विल डिसाइड हाउ वी विल टेक ओवर द पावर, हाउ यू कैन डिसाइड। ये बात है। सो साइमन कमीशन इंडिया में आया। 2-4 चीजें और जाननी चाहिए इसके बारे में, फिर आगे बढ़े। नाउ ओके, Simon Commission. According to Wikipedia, the Indian Statutory Commission, also known as the Simon Commission, ये फोटो is a तुम्हारे group of इसमें है 7 members of the British इस Parliament Simon under the chairmanship of Sir John कमीशन के बारे Simon. में। So it has been भारत के संविधान सुधारों का अध्ययन करने के लिए 7 ब्रिटिश सांसदों का समूह था जो भारत आया, यानी 7 ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन। पार्लियामेंट होती है, उसमें एमपी होते हैं, उनको भेजा गया। तो ये जज नहीं थे, और ये 27 को आया। इसका काम यहाँ की मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की क्या उन्होंने इम्प्रूवमेंट किया, और फिर इसके बाद क्या कहा गया को गठित किया गया था। इस आयोग का उद्देश्य, ये भारत कब आया, मतलब 3 फरवरी 1928 को भारत आया है, तो गठन वही कर दिया गया था ब्रिटिश में। फिर ये इस ना इसके अध्यक्ष जॉर्ज साइमन थे। ओके, नाउ साइमन कमीशन। According to Wikipedia, the Indian No. Statutory Commission, also known as the Simon Commission, was a group वो of कौन 7 थे members of the बताइए? British हेड Parliament under the चेयरमैन chairmanship कौन of थे? Sir John Simon. सर जॉन साइमन। ये 1928 में आया टू स्टडी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। तो क्या क्या करने के लिए
ये आया कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म करने के लिए। फिर अब हम देखेंगे कि व्हाट वाज रिपोर्ट सबमिटेड बाय साइमन कमीशन। तो जब कमीशन बनता है तो अपनी रिपोर्ट देता है कि ऐसे होना चाहिए। तो अब इसने क्या रिपोर्ट सबमिट की होगी? अच्छा ये देखो, रिपोर्ट ऑफ इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, दैट इज कमीशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में हमें क्या बदलाव करना है। इट इज 2 वॉल्यूम, 2 किताबों में छपा था। इसमें रिकमेंड किया गया इंडिया बी गिवन मोर ऑटोनॉमी, यानी अब हम इंडिया में और क्या दे बताओ, दैट इज असेंबली होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। विधानसभा विधान परिषद होती है, तो विधान परिषद में हम इसे और ऑटोनॉमी समझते हो ना, इसको और स्वायत्तता देनी चाहिए। यहाँ के लोगों को और आज़ादी दो। आज़ादी का मतलब है कि और इनको पावर शेयरिंग दो। पावर शेयरिंग समझते हो, एमपी एमएलए बनाना, वो तो इनको और, बट स्टॉप्ड शॉर्ट ऑफ रिकमेंडिंग कंप्लीट इंडिपेंडेंस देने के लिए देखो इसने मना किया। क्या लिखा है? स्टॉप, समझ रहे हो? शॉर्ट क्या लिखा है? शॉर्ट ऑफ रिकमेंडिंग। उसने ये मना कर दिया कि इसको पूरा इंडिपेंडेंस ना दो, पूरी स्वतंत्रता मत दो, लेकिन थोड़ी दो। ऐसा लिखा है कि नहीं? ये चीज है। तो इसलिए इसने कुछ एबॉलिश डाइआर्की, 2 लोगों का रूल नहीं होगा, एक ही का रूल होगा। एक होता है मोनोआर्की और एक होता है डाइआर्की। तो एबॉलिश डाइआर्की, ब्रिंग मोनार्की। तो अब आर्की किसकी होगी? आर्की समझते हो शासन। एक होता है डाइआर्की और एक होता है मोनोआर्की। मोनोआर्की कोई मोनार्की कहते हैं। तो इन्होंने कहा डाइआर्की नहीं होगी, पूरा शासन ब्रिटिश का राज्य चलाएगा। एबॉलिश डाइआर्की, ब्रिंग। अगला देखो, एस्टैब्लिशिंग रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, प्रोविंस में रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होगी। ठीक है। कम्युनल टेंशंस को हटाने के लिए इन्होंने कम्युनल इलेक्टोरेट बना दिया। ये मुस्लिम की सीटें होंगी, ऐसे से कम्युनल इलेक्टोरेट समझते हो, सीटों को और अच्छे करने के लिए ये सब हुआ। तो अब इसका विरोध होने लगा ना। जब ये विरोध होने लगा तो ये देखो, साइमन कमीशन गांधी मूवी। Now, the decision on bail is going to be announced. Honorable members, public safety bill or trade dispute bill. तो ये चीज हुई। क्या उसको आइए गिरफ्तार कीजिए। फिर इनको गिरफ्तार कर लिया गया, इनको फांसी दे दी गई। चंद्रशेखर तो इस मामले में नहीं थे, तो ठीक है। ये साइमन आ गया, जो कि पुलिस कमिश्नर था। अब ये देखो, चंद्रशेखर आजाद भी अपना कार्यक्रम चलाते रहे। सो चंद्रशेखर आजाद ने खुद को गोली मारी। सो
चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद शूटिंग हिमसेल्फ। अल्फ्रेड पार्क में उसे बाहर निकालना ही पड़ेगा। पंडित जी, मुझे अपनी बहन को लेने स्टेशन जाना है, मैं चलता हूँ। ये है चंद्रशेखर आजाद। हमेशा क्या करना अपनी है? मूंछों को पकड़े हुए दिखाए और जाएंगे, ठीक नहीं। जब भी दिखाए जाएंगे। क्या? अल्फ्रेड पार्क है, इसने खबर दे दी, पंडित जी, आपके लिए पुलिस की तफ्तीश दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। पुलिस को खबर दे पैसे दी। तो मिल ही गए हैं, आप रशिया क्यों नहीं निकल जाते? नहीं सुखदेव राज, मैं इस मिट्टी की लड़ाई इसी मिट्टी में खड़े रहकर लड़ूंगा। ये पैसे राजगुरु की माँ को दे देना जी। उन्हें इसकी बहुत जरूरत है। पंडित जी, पंडित जी, ये पुलिस के हाथ नहीं आना चाहते थे, तो उन्होंने लड़ाई लड़ी, फिर उनको बाद में गोली मारी। क्रांतिकारी कुत्ते! क्षमा करना मेरी माँ, बस इतनी सेवा कर सका। वंदे मातरम। तो 3 लोग आपने देख लिया कि कैसे इन लोगों ने वहां गोली चलाई, ये भी अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। नाउ सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन बनाया। फिर अब आगे देखो, भगत सिंह एंड सुखदेव एसेसिनेटेड सॉन्डर्स। ये इंपॉर्टेंट चीज है, देखो भगत सिंह एंड सुखदेव। क्या है? इसमें भगत भगत सिंह, सिंह आजाद और राजगुरु। राजगुरु ना, तो भगत सिंह एंड राजगुरु 3 लोगों को एक साथ फांसी दी गई है। तो अब आप वो भी देख लो, राजगुरु सुखदेव 3 लोग एक साथ फांसी से लटक रहे हैं। फिर इसमें चंद्रशेखर आजाद भी थे। तीनों थे, लेकिन जब ये लोग जिन्होंने असेंबली में बम फेंका था, हैंगिंग ऑफ भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु। डेथ ऑफ भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु मूवी। तो इसमें ये तो चंद्रशेखर आजाद का है। Legend of Bhagat Singh is- I'm super excited to binge watch all my favorite movies. Please subscribe to Shinaru Me. इस फैक्ट्री की मृत्यु पर मुझे भी खेद है। Bhagat Singh, Rajguru and Sukhdev were hanged till death, executed. Bhagat Singh एज was 23 years के थे। देखो लास्ट लाइन पढ़ो,
भगत सिंह एंड सुखदेव राजगुरु बॉम्बार्डेड। और जो सुखदेव थे वो दूसरे काम में थे, उन्हें बाहर रहना था, वो असेंबली नहीं गए थे, वो बाहर से देख रहे थे कोई आ ना पाए कोई। तीनों लोग वही थे, 2 असेंबली के अंदर थे, एक बाहर का काम संभाल रहा था, तो तीनों ही इस साजिश में थे। तो तीनों को तो राजगुरु बॉम्बार्डेड, ठीक है, इन असेंबली, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। इसमें लिखा है भगत सिंह एंड बीके दत्त, इतना करने की जरूरत नहीं है, आप ये समझ लें भगत सिंह राजगुरु एंड सुखदेव, वो भी इन्हीं के साथ थे। बीके दत्त जो तो 2 लोग उसमें नहीं दिखाते वीडियो में, तो वही है। तो सुखदेव एंड फॉर किलिंग सॉन्डर्स थ्रोइंग बॉम्ब इन असेंबली। अच्छा, मार्च टू दांडी तुम्हें पता चल गया, अगला पढ़ो। मार्च टू दांडी क्या है? दांडी, इट इज ओपनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सभी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था ना, तो हम तुम्हारी कोई बात नहीं मानेंगे, तुम जितने कानून बनाओगे वो सारे के सारे हम तोड़ देंगे। अब जरा देखें, तो गांधी जी मूव्ड 240 माइल्स चले, 1 माइल में 1.5 किलोमीटर होता है, 1.5 किलोमीटर। सो गांधी जी कहां से कहां तक चले? साबरमती आश्रम से दांडी। हाँ, तो गांधी जी बताया करो, मूव्ड फ्रॉम साबरमती आश्रम, तो ये वॉकिंग किया, मार्च्ड भी लिख सकते हो, मार्च्ड फ्रॉम साबरमती आश्रम टू दांडी। फॉर ब्रेकिंग सॉल्ट लॉ, फॉर इसी, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसी के नाम पे दांडी नमक भी बाजार में आ गया है ना। मालूम है कि नहीं मालूम? नहीं मालूम है तो देखो, दांडी नमक का एडवर्टीजमेंट, 2 रुपए की चाय कम पी लेना लेकिन दांडी नमक नहीं खाना। महंगाई के जमाने में 2 रोटी मिल जाए तो बहुत है, नमक तो कोई भी चले। चलने का टाइम गया हटाओ, ये तो दौड़ने का जमाना है। नेता और नमक सोच समझ कर चुनना, वरना महंगाई से बच गए तो टेंशन में खर्च हो जाओगे। 1 रोटी कम खाना, लेकिन नमक दांडी ही लेना। दांडी नमक अमृत है, बुद्धि और शक्ति। इसके बाद दूसरा है 2 रुपए की चाय कम पी लेना लेकिन दांडी नमक ही खाना। बात समझ में आ गई कि नहीं? दांडी नमक, ये देखो, तो दांडी का राम राम बेटा, बढ़िया नमक देना। दांडी नमक शुद्ध ट्रिपल रिफाइंड फ्री फ्लो आयोडाइज्ड नमक। अच्छा, इसीलिए तो कहता हूँ ताओ। तो उसी दांडी नमक भी ऐड हुआ। नमस्कार दोस्तों, चल, so for breaking salt law and it is known as Dandi Yatra. He moved 240 miles, ठीक है, 24 days. He moved 240 miles in, तो एक दिन में कितना चले? 15 किलोमीटर, क्योंकि 10 माइल 1.5 होता है, तो 15 किलोमीटर हो गया इन 24 days। यानी जितना जोधपुर का एक किनारे से दूसरा है उसका 3 गुना पैदल चले। तो गांधी जी एंड हिज फॉलोअर्स, एंड इन दिस वे, तो ही हैज ब्रोकन सॉल्ट लॉ ऑन 6 अप्रैल 1930। जो पिक्चर बनी है उसमें देखो, he had broken salt law on 6th April
1930. In this way he started. मानसी कौन सा मूवमेंट स्टार्ट किया बताओ? भाई बताती नहीं है, बोल बता नहीं रही। हाँ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बताया करो। तो कौन सा मूवमेंट स्टार्ट किया हमने, और उसके बाद कौन सा आएगा पांचवा? बताना नहीं है पहले बताने तो इनको देखें ये। हाँ अब पलक बता देंगे पांचवा। और कब हुआ? कोई बात नहीं, बोलो। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। हाँ पढ़ के आया करो, ठीक है। चलो अब ये देखो 6 अप्रैल 1930। इन दिस वे ही स्टार्टेड। जस्मिता आगे का सेंटेंस बोलो। ये समझ ही नहीं पा रहे हैं बच्चे बात क्या कर रहे हैं, इतना भी नहीं समझ पा रहे कि बच्चों में बात क्या है। बोलो निखिल बताओ। हाँ सविनय अवज्ञा। अवज्ञा का मतलब हम डिसओबे करेंगे, तभी तो सॉल्ट लॉ तोड़ा। इन दिस वे he started civil disobedience. चलो अब अगले पेज पे देखो क्या चीज दिखाई गई है कि वुमेन इन द फ्रीडम स्ट्रगल। उसके पहले भी लिखा है वुमेन इन द फ्रीडम स्ट्रगल। तो अंबाबाई फ्रॉम कर्नाटका, वुमेन फ्रॉम डिजर्व बैकग्राउंड, डाइवर्स बैकग्राउंड। कई लोगों ने वुमेन ने भी पार्टिसिपेट किया। तो सरोजनी नायडू थी और इसी तरीके से शी व्हाट सच पार्टिसिपेशन मीन इज बेस्ट रिकाउंटेड बाय देम। अंबाबाई कर्नाटका की हैड मैरिड एट द एज ऑफ 12। उनकी 12 साल में शादी हो गई थी। विडोज एट 16 और विधवा कितने पे हो गई थी? 16 में। शी पिकेटेड फॉरेन क्लॉथ्स। उन्होंने सारे फॉरेन क्लॉथ्स की ढेरी लगाई और जला दिया। एंड पिकेटेड का मतलब घेराव किया। पिकेटिंग का क्या मतलब है? घेराव किया। बिटवीन प्रिजन टर्म्स शी मेड स्पीच। ठीक है। टॉट स्पिनिंग एंड ऑर्गेनाइज्ड प्रभात फेरी। सुबह सुबह जो लगाई जाती है प्रभात फेरी, सुबह निकलती थी। प्रभात फेरी के तो सॉन्ग तुम लोगों ने सुने हुए नहीं? अंधकार दूर था, झांक रहा सूर था, कमल डोलने लगे, कोष खोलने लगे, रात की प्रभा उठी, मुस्कुरा सभा उठी, घूम घूम कर मधु, फूल घूम कर मधु, गा रहे विहान थे, गूंज रहे गान थे, रात तिमिर लापता, चांद का न था पता, तू ही बिंदुगत कहीं, छिप गए नखत कहीं। ये सुबह सुबह गाई जाती है कि नहीं? आधे घंटे की प्रभात फेरी तो सुबह निकलते हैं, जिससे वीर रस का संचार है। तो उसी तरीके से इन्होंने भी सुबह 5 बजे उठती थी, गाना गाते हुए मशाल लेके प्रभात फेरी निकलती। बात समझ आई? Women, however, had to fight for their right to participate in movement. During the Salt Satyagraha, even Mahatma Gandhi was initially opposed to women's participation. सब बहुत सारे लोग तुमने वीडियो में देखा, जब दांडी यात्रा हो रही थी तो औरतें उसमें न जाएं, इसका लोगों ने विरोध किया कि गांधी जी औरतों को मत ले जाइए, फिर लाठी पड़ेगी। लेकिन गांधी जी ने कहा नहीं, सबको आने दो, वुमेन का भी पार्टिसिपेशन जरूरी है। इस तरीके से वुमेन पार्टिसिपेशन हुआ। क्या तुम कोई एक नाम बता सकते हो देवव्रत जिन्होंने वुमेन पार्टिसिपेशन में हिस्सा लिया हो? बोलो, उसमें क्या है? अंबाबाई लिखा है तो बोलने में क्या जा रहा है? हाँ, और अंबाबाई तुम बहुत शाई नेचर के हो। आगे देखो, उसमें लिखा नहीं था अंबाबाई। अब देखो, पीजेंट ट्राइबल्स वुमेन पार्टिसिपेटेड इन लार्ज नंबर। अब सभी लोग मुख्य धारा में आ गए, इवन ट्राइबल्स भी आ गए। अब ये बात नहीं हो गई कि हाई कास्ट या लो कास्ट, सब गांधी जी के साथ थे। ए बिजनेस फेडरेशन पब्लिश्ड ए पैम्पलेट ऑन साल्ट इशू। गवर्नमेंट ट्राइड टू क्रश द मूवमेंट थ्रू ब्रूटल एक्शन। तो उसने लोगों को लाठी मारी। सत्याग्रहियों पर, जो आंदोलनकारी थे वो सत्याग्रही थे कि नहीं? तो थाउजेंड्स वर सेंट टू जेल, बहुत सारे जेल भेजे गए। कंबाइंड स्ट्रगल ऑफ इंडियन पीपल bore fruit when independent गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ गया 1935 में। इन्होंने बोला कि हम प्रोविंशियल ऑटोनॉमी देंगे। बोलो इसका क्या मतलब है ज्योति? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1935 में, इतना होने के बाद इन 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट केम। ठीक है, इट
as given प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। इस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आदित्य इसका क्या मतलब है? सर मतलब कि जो भी प्रोविंस है मतलब उनका अधिकार हो जाएगा। उनका ऑटोनॉमी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी हमको दे दी जाएगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसका मतलब है कि वो हमको दे देंगे और सेंटर पर वो रहेंगे। 37 में आया द कांग्रेस फॉर्म्ड गवर्नमेंट इन 7। 11 में से कांग्रेस कितनी जगह जीत गई? तो बहुत बड़ी बात है। बाकी कहीं मुस्लिम लीग जीती, ब्रिटिश की तो कोई पार्टी नहीं जीती होगी ना। तो यानी प्रोविंस पर अब किसका कब्जा हो गया? क्या भारतीयों का? उसमें से 7 जगह किसका कब्जा हो गया? कांग्रेस का। 1935 में। और फिर बाद में इलेक्शंस कब हुए? 37 में ना। हाँ, 1935 में आया, फिर इलेक्शन हेल्ड किए गए और उसमें 11 में से 7 जगह कांग्रेस जीती। उसने अपनी सरकार बना ली। देखो, इन सितंबर 1939 आफ्टर 2 years ऑफ कांग्रेस रूल द सेकंड वर्ल्ड वॉर। अच्छा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत सारे लोग भेजे गए, तभी गांधी जी बीच में आ भी गए थे ना। 1914 से 18 के बीच होता है वर्ल्ड वॉर, और वो 15 में आ गए। तो और उसके बाद क्या हुआ? बहुत सारे लोग भेजे भी गए इधर उधर। हम लोगों ने सोशलिज्म का भी पार्ट पढ़ा, ये सब पढ़ा कि नहीं? अब सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। सेकंड वर्ल्ड वॉर किसके गलत नीतियों की वजह से स्टार्ट हुआ? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों स्टार्ट हुआ था बताओ? क्योंकि हाँ बोलो। सर क्योंकि फ्रांस के जो किंग थे और उनके साथ जो क्वीन थी वो अच्छा बोलो आप। ऑटोमन एम्पायर पे अटैक हो गया था। ठीक ठीक बताओ। सर फ्रांस में 2 वो थे राज थे, जिनमें से एक जो डेथ हो गई थी। आप बताओ। फ्रांस के जो राजकुमार थे वो जब गए थे, ऐसा कुछ नहीं, कोई सही बताया किसी को सर उन्होंने दूसरे देश में अब बताया देखो सब। अब इतनी देर तक तुम छुपाए रहती हो। ऑस्ट्रिया के राजकुमार और राजकुमारी सर्बिया गए, और शुरू में क्यों नहीं बताई? हर चीज तुम पत्ते बहुत बाद में खोलती हो अपने। चलो ठीक है। फिर उसके बाद सर्बिया की किसने मदद की? ऑटोमन एम्पायर। ये देखो, ये देखो, ये फ्रांस है। अच्छा, फ्रांस का इससे ज्यादा लेना देना नहीं। ये ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया। और इसके नीचे इसी के अंदर में क्या था? सर्बिया। इसके लोग इसमें आए, और ये ऑटोमन एम्पायर था। ये इसके ऊपर यहाँ चले जाए तो ये जापान हो गया। यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? रशिया। तो ये रशिया हो गया। तो ये इसमें आए, फिर इसने इसकी मदद की, फिर रशिया ने इसकी मदद कर दी, और फिर इसके बाद इटली ने भी इसकी मदद कर दी, और इसके अलावा जर्मनी ने भी इसकी मदद कर दी। ये जर्मनी ने। इतनी बात समझ आ गई? तो इसके राजा राजकुमारी यहाँ मारे गए। ठीक। सेकंड वर्ल्ड, लेकिन हमें इन सबसे क्या लेना देना? क्या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब उसकी ट्रीटी हुई तो क्या किया गया? बोलो। उसका जब संधि हुई तो क्या हुआ? तुम बोलते नहीं हो, बोलो। सर खलीफा की पावर डिक्रीज हो गई और लाइट पावर जीत गई। अच्छा, ये कह रही हैं कि खलीफा जो ऑटोमन एम्पायर था उसकी पावर कम हो गई। तो क्या तुम सृष्टि बताओगी और भी कुछ हुआ था? करेक्ट। जैसा सृष्टि ने बताया कि जर्मनी को इतना छोटा कर दिया गया था और आधे टुकड़ों में बांट दिया गया, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी। तो जर्मनी से बोला गया तुमने इसकी मदद की और इसने इसकी मदद की, तुम भी बराबर के गुनहगार हो। क्या मैंने कभी तुम लोग को ये बात बताई थी? इसने 39 कंट्रीज को मिला के एक जर्मनी बनाया था। अच्छा, फिर इनसे बोला तुमने जो हमारे यहाँ बम गिरा है उसका पैसा दो और मेरे बम का पैसा दो, इसको बोला। और तुम ये 90 साल तक देते रहो और 1 लाख से ज्यादा सेना नहीं रखना। इससे पता चला जर्मनी जो इतना अच्छा था उसका इतना अपमान हुआ, 90 ईयर्स तक पैसा ही देता रहेगा। तो हिटलर आया, कब आया? 1939 में फुल पावर के साथ। उसने लोगों को बताया हम इस अपमान का बदला लेंगे जो हमारे साथ 1918 में हुआ था। 1914 से 18 में क्या हुआ था बताओ? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर।
तो इसमें किन दो राष्ट्रों के साथ बहुत अपमान हुआ, अत्याचार हुआ? ऑटोमन एम्पायर, ऑटोमन के खिलाफ सभी मुस्लिम देश लड़ रहे थे। जर्मनी के साथ क्या गलत हुआ था? और एनेक्स हो गई। एनेक्स की स्पेलिंग होती है कुल्हाड़ी से काटना, एनेक्स। एक्स जानती हो? एनेक्स चारों तरफ से काट, समझ आ गई? और क्या किया गया? करेक्ट, उसका विभाजन कर दिया, वो ये जानती है। उसका विभाजन हुआ, उसके टुकड़े किए और उसको वार रिपेरेशन देना पड़ा, युद्ध क्षति। रिपेरेशन का मतलब समझते हो? रिपेरेशन, वार रिपेरेशन, वार युद्ध क्षति देनी पड़ी। तो इसका बदला किसने लिया? एडोल्फ हिटलर। तो एडोल्फ हिटलर ये सब जब उसने देखा कि जर्मनी वालों को बहुत ह्यूमिलिएट होना पड़ा, तो ऐसा नहीं कि तभी था, इससे भी बहुत पहले वो 1920 में इसका वो हो गया था, 10 साल का था, उसने ये सब चीजें देखी थी। तो यहाँ तक आते आते तो 50 साल तक का हो गया होगा, मतलब ये सब उसके सामने हुआ था। तो उसने कहा मैं जर्मनी का बदला लूंगा, इसने सेना में भर्ती ली और सेना में भर्ती लेते लेते अपने अच्छे वो रौब दौब की वजह से पहुंच गया जनरल टॉप। और फिर इसने जर्मनी के सब लोगों को हटाया, बोला तुम लोग ये पार्लियामेंट में क्या कर रहे हो, वो तुम्हारे खिलाफ अपमान करके चला गया, हटो। हम अपने अंदर में शासन ले लिया, बोला मिलिट्री रूल चलेगा, कोई शासन नहीं। इसी का चलता था सेना में, आर्मी का तो हेड था ही। अब ये जर्मनी का भी चांसलर बन गया, वहां प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर नहीं होते हैं। जर्मनी में क्या है, एंटोवा मार्किलो अब वहां की चांसलर है, वहां मुखिया होता है चांसलर। समझ में आ गई बात? तो कौन चांसलर बन गया 1939 में? एडोल्फ हिटलर के चांसलर बनते ही इसने बम्बार्डमेंट शुरू कर दिया अपने फ्लाइट से, आधा इंग्लैंड जीत लिया। बोला हम पर करोगे, इंग्लैंड उनके साथ ही था, इंग्लैंड, यूएसए, फ्रांस और रशिया 4 ही देश तो थे, आधा फ्रांस जीत लिया, इतना हिस्सा रशिया का जीत लिया। हालत खराब कर दी सबकी। फिर लोगों ने कहा फिर से मिलो, ये लोग तो फिर सर उठाने लगा। तो अब 1939 में जब ये होने लगा तो क्या फिर वही 4 देश मिले? कौन 4 देश? और भाई 4 देशों के तो नाम चाहिए, बोलो। हाँ, फ्रांस, फ्रांस तो इन्हीं के साथ ही है ना, समझ आई? तो अब फिर जर्मनी, अच्छा जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में था कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में एक्सिस पावर में? बता दिया कि दोनों में था भाई। पहले में उसके साथ अपमान हुआ तो फिर से उसने लड़ाई की, अभी तो बताया, ज्योति से पूछ लेना अकेले में ले जाके, बता देगी तुमको। तो जर्मनी किस वर्ल्ड वॉर में था बोलो? दोनों, उसके साथ अपमान हुआ फिर उसने लड़ाई की, हिटलर ने काम किया। अब अगली लाइन तुम्हारी बुक में लिखी, पढ़ो जरा क्या लिखा है। आफ्टर 2 years ऑफ कांग्रेस रूल इन प्रोविंसेस, 39 में क्या हुआ बोलो? 2 साल कांग्रेस ने रूल कर लिया भाई। 37 में क्या हुआ बोलो? इलेक्शन हुए, 37 में जीत गई और 39 तक उसने राज किया। लेकिन 39 में क्या स्टार्ट हो गया? देखो इस चीज को, इन 1937 कांग्रेस वन 7 सीट्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब 7 प्रोविंस, 7 राज्य जीत लिए। राज्य जीतना बहुत बड़ी बात है, सीट तो बहुत छोटी चीज होती है। राजस्थान में ही 200 सीट है काउंसिल की और 7 राज्य जीतना बहुत बड़ी बात नहीं है। तो कांग्रेस वन 7 प्रोविंस, प्रोविंस का मतलब राज्य ही समझो, आउट ऑफ 11 प्रोविंस। तो आगे क्या होने वाला है बताइए? तो इन 39, तब तक तो 2 साल हो जाएंगे ना। और तुमको मालूम है ये 39 से वर्ल्ड वॉर छिड़ गया था, और वर्ल्ड वॉर की अवधि देख ले, मुझे तो 46 लग रहा है, ये 47 बताती हैं, 46 बताती है ना, चेक करो तो एक बार देख ले, हमारा भी कंफर्म हो जाए। सर इसमें 1942 से हुआ था, इसमें 1939 अभी देख लेते हैं। 39 है ड्यूरेशन ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, ये According to Correct date Wikipedia, बताओ नहीं। World War II or the Second World War was a 39 global को 45 है, conflict that नहीं बात lasted नहीं, यही याद रखो, सब जगह यही है, 1945. ओके? तो 1939 to 1945
45। ये वर्ल्ड वार 2 हो गया, सही है। अब देखो तो ना इसमें क्या हुआ, सेकंड वर्ड अब लिखा है क्रिटिकल ऑफ हिटलर, कांग्रेस लीडर्स वर रियली टू सपोर्ट द ब्रिटिश वार एफर्ट, कांग्रेस लीडर वर रेडी टू सपोर्ट। देखो क्रिटिकल ऑफ हिटलर, हिटलर अच्छा बताओ, सिर्फ 2 चीजें तुमसे पूछेंगे, क्या कांग्रेस ब्रिटिश से लड़ रही थी? हाँ? नहीं लड़ रही थी, लड़ तो रही थी ना, भारत में उससे लड़ाई कर रही थी कि नहीं? फिर उसने 1939 में हिटलर का क्यों ये ब्रिटेन का साथ क्यों दे दिया? अभी तो लड़ रही थी थोड़ी देर पहले, अब साथ देने लगी। 39 में कांग्रेस ने कहा हाँ ब्रिटेन हम तुम्हारे साथ है। बोलो ये क्या मतलब, बोलो क्या? सर क्योंकि ब्रिटेन ने बोला था कि अगर हम ये वॉर जीत गए तो हम आपको आपका राज्य दे देंगे। बिल्कुल सही। और दूसरी बात, हिटलर ने उस समय 19 करोड़ ज्यूस को मार दिया था गैस चैम्बर में डाल के। उसने बोला कि जो जर्मनी है, ब्लू वाइट जर्मन, वही जर्मनी में, फ्रांस मतलब जर्मनी में रहने लायक है, और जर्मनी में जो बाहर से ज्यूज हैं, जैसे जीसस क्राइस्ट ज्यूज थे, बाद में उन्होंने अपना क्रिश्चियन धर्म बना लिया, लेकिन जन्म उनका ज्यूज में हुआ। ज्यूज समझते हो कौन होता है? ज्यूज के जो प्रॉफिट है वो मूसा है, समझ लो। तो मूसा का क्या काम है, कुछ चीजें समझो कि सबसे पहले कौन आए बोलिए? मूसा। मूसा के लोग हैं वो पेड़ों की पूजा करेंगे, पहाड़ों की, नदियों की। तो जो इन सब की प्रकृति की पूजा करते हैं उनको क्या कहते हैं? मूसा। और इनके मानने वाले क्या कहलाते हैं? ज्यूज, यहूदी। वो यहूद देश में रहता, यहूदी था। लोटस टेम्पल बना है दिल्ली में, वो यहूदियों का है। तो अब समझ जाओ कि ज्यूज तो तुम्हें पता चल गया। बताओ ज्यूज क्या करते हैं? वो बता दी, सिनेगॉग में पूजा करते हैं। भारत में एक ही सिनेगॉग है जो केरला में है। जैसे हम लोगों का जो धर्म स्थल है वो टेम्पल है, मुसलमानों का क्या है? मॉस्क। अच्छा बताओ क्रिश्चियंस का क्या है? उसी तरह ज्यूज का क्या है? सिनेगॉग। सिनेगॉग। तो ये सिनेगॉग एक कमरा होता है, उसमें कुछ नहीं रहता है, उसमें बहुत सारी खिड़कियां रहती हैं और सब लोग खिड़की की ओर मुंह करके बस ऐसे खड़े हो जाते हैं चारों तरफ सारे, और वो पूजा करते हैं प्रकृति की। समझ आई बात? उनके यहाँ मूर्ति नहीं है। तो मूसा, इनके यहाँ किसका जन्म हुआ बोलो? ज्यूज में जीसस क्राइस्ट का हुआ, जीसस क्राइस्ट। और जीसस क्राइस्ट ने क्या बताया? जीसस क्राइस्ट ने बताया कि तुम इन सब की पूजा कर रहे हो, लेकिन एक गॉड है और मैं गॉड का बेटा हूं। जीसस क्राइस्ट ने क्या बोल दिया? देयर इज ए गॉड एंड आई एम सन ऑफ गॉड, आई एम मैसेंजर ऑफ गॉड। मैं भगवान का संदेश वाहक हूं, एंड आई एम सेवियर ऑफ यू, मैं तुम्हें बचाने आया हूं। तो ये जो ज्यूस थे, इन्हीं में पैदा हुए थे ना ये। इन्होंने कहा ये कैसी बातें कर रहा है, हम लोग तो प्रकृति की पूजा कर रही है, खुद को बेटा बता रहा है भगवान का, ऐसा तुम मत करो, बेटा का मत बताओ। नहीं, मैं भगवान का बेटा हूं। अच्छा चलो सूली पे चढ़ो, क्रूसीफाई कर दिया। समझ में आया? लेकिन जो इनको मानने वाले थे उन्होंने बोला कि ये हमारे क्राइस्ट, तो हम लोग क्रिसमस मनाएंगे और क्रिश्चियनिटी हमारा धर्म। तो जिन्होंने, इन्हीं में से कुछ लोग इनको भी मानने लग गए। तो इनमें से इनको मानने वाले लोग कितने हो गए बोलो? उनको क्रिश्चियन कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्होंने बाइबल लिख डाली। क्या लिख दिया? बाइबल ऑफ क्रिश्चियन। दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं। 800 करोड़ में 200 करोड़ क्रिश्चियन है। कौन है? क्रिश्चियन। सेकंड नंबर पे 180 करोड़ बुद्धिस्ट हैं। और 150 करोड़ कौन है आद्या? मुस्लिम। और 100 करोड़ कौन है? हिंदू। बाकी फिर और भी हैं। देखो 200, 300, 400, 500, 630 करोड़ का तो हिसाब दे दिया। अभी और भी बहुत धर्म बचे हैं, वो भी होंगे। तो सबसे ज्यादा कौन है? यानी क्रिश्चियनिटी को मानने वाले हो गए। अच्छा, अब क्या हुआ बाद में? क्या पूरी दुनिया ज्यूज से नफरत करेगी? भाई 200 करोड़ हो जाए, कोई लोग, बहुत लोग मानने लगे इनको। तो सब लोग बोले हमारे जीसस क्राइस्ट को इन्होंने सूली चढ़ा दिया। कितने गंदे लोग हैं। बात समझ आई?
और ज्यूज सबसे ज्यादा कहाँ रहते थे? बोलो। कर बता दिया उन्होंने कि फ्रांस या जर्मनी में। यहाँ सबसे ज्यादा कौन रहते थे? और कौन रहते थे? जर्मन। जब हिटलर आया, हिटलर खुद जर्मन ही था। जर्मन का मतलब समझते हो? जर्मन का मतलब होता है कि ये देख लो, ये जर्मन है, नीली आंखों वाले। तो ये जर्मनी के लोग कैसे होते थे? ब्लू आइड जर्मन। तो उसने कहा जर्मन श्रेष्ठ है। ज्यूस गलत लोग हैं। इनकी जो नाक है वो पकौड़ों जैसी है। कैसी है? पकौड़े जैसी नाक है। इन सबको मार डालो। और दुनिया तो चाहती थी ज्यूज मर जाएं। तो उसने कहा हाँ मानने दो, हमें क्या, हमारे ही तो जीसस क्राइस्ट हो गया तो सारी दुनिया साथ हो गई कि नहीं। ये सारे कंट्री बोलने लगे कि जर्मनी ठीक ही कर रहा है, बेचारे के साथ कितना अन्याय हुआ था, इसके 2 टुकड़े भी कर दिए थे, इसको एनेक्स भी कर दिया था। ब्रिटेन कुछ नहीं बोला, बोला हाँ ठीक है, ये जो कर रहा है ठीक ही कर रहा है। तो ये हिटलर ताकतवर होता गया। इसने बोला हम ज्यूस को मार डालेंगे। उन्होंने हमारे जीसस क्राइस्ट को, जबकि खुद जीसस क्राइस्ट को नहीं मानता था। ये जो थे ना जर्मन, कहां से आए थे बोलो? ये देखो, मध्य एशिया। कहां से आए थे? मिडिल एशिया। अच्छा, मिडिल एशिया से भारत में भी लोग आए, अब मिडिल एशिया से जर्मनी में भी गए। तो जो अब तुम 9th क्लास में पढ़ोगे, ये इसी का सबसे बड़ा चैप्टर है, नाजिस्ट मूवमेंट। सबसे नाजी कहलाता, समझ आया कि नहीं? जिसने अपनी पार्टी का नाम नाजी रखा था, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशलिस्ट ऐसे, इंडिपेंडेंस ऐसे रखा था। ये चीज वो वहां आ गए। यहाँ जो आ गए आर्यंस, उन्होंने वेद पुराण उपनिषद लिख डाली, बड़े बड़े तप तपस्या कर डाले। वो वहां जो पहुंचे यहीं से वो शराब पीने लगे और जर्मन कहलाए। लोग यही थे, यहां से वहां भी गए। और दोनों का निशान क्या एक ही है? हाँ, हमारा भी वही है, उनका भी वही है कि नहीं? निशान वही था, लेकिन काम अलग अलग किए कि नहीं? एक ने इंसानों वाले, एक ने शैतानों वाले का डाले। अच्छा, अब हिटलर को खुली छूट मिल चुकी थी, वो ज्यूस को मारने लगा। लोगों ने कहा थोड़ा बहुत मार के अपना कर लेगा। ऐसा वो इसलिए कर रहा था, क्यों? क्योंकि उसके माता पिता को भी ज्यूस ने मारा था। तो उसके मन में एक बदला था, मेरे माता पिता को ज्यूस ने मार दिया, मैं सब ज्यूस को मार दूंगा। तो शुरू में तो इसने थोड़े बहुत को मारा। अब इसके पास जब ताकत बढ़ने लगी, पहले 1 लाख की आर्मी थी, जब ताकत बढ़ने लगी इसने तो ब्रिटेन पे ही हमला कर डाला, लंदन पे हमला कर डाला, 27 हवाई जहाज जाके फ्रांस पे हमला करने। बोले इसको तो हमने छूट दे रखी थी, हमें ही मार रहा है, चलो फिर से इसको मारो। इस तरह समझ आई बात की नहीं? अब गांधी जी ने लिखा, मित्र हिटलर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? अहिंसा बहुत जरूरी चीज है। जरा देखो कि यहां देखिए, images in which there were torture of Jews by Hitler। ये देखो कि यहां क्या दिखाया गया है कि ज्यूस को ले जाया जाता था और कंसंट्रेशन कैंप में इनको बंद कर दिया जाता था। जैसे ये देखो, इनको क्या किया गया है, यहां दिखाया गया कि बहुत सारे लोगों को, ये बंद गाड़ी देख रहे हो, मालगाड़ी, इस डिब्बे में ले जाया जाएगा और जहां गैस चेम्बर है इन सबको, इनकी स्ट्रिप्ड वर्दी है ज्यूस, तो पुलिस ले जा रही, चलो मरने के लिए चलो। समझ में आएगी नहीं? तो इनको ले जाएगी और फिर वहां पर पीछे गाड़ी दिख रही तुमको, तो ये देखो, और वहां मरने से पहले इनकी हालत देखो, कैसे लकड़ी के बिस्तर पे सुलाया जाता था, डॉर्मेट्रीज को कहते हैं। और फिर यहाँ से इनको ले जाया जाता था, अब चलो मरो। अब यहाँ पर देखिए, इन सबको कटीले तारों में करंट टच का बोला जाता था, इसे टच करो और मरो। इसमें सिर्फ करंट। हिटलर कहता था ये इतने कीमती नहीं है कि इन पे मैं 2 रुपए की गोली खर्च करूं, इनको कीड़े मकोड़ों की तरह करना हो। जैसे ये देखो कि यहाँ पर क्या दिखाया गया है कि piles of shoes of Jews, जिन ज्यूस को मारा जाता था उनके सब जूते और कपड़े, जूते सब इकट्ठे कर लिए जाते थे। ये देखो, तुम यहाँ समझ पा रहे हो कि कितने जूतों का ढेर होगा ये, जिनको मारा गया कंसंट्रेशन कैंप में। जरा देखो तो, जूते सब उतरवा दिए जाते थे, कहते थे अंदर गंदगी नहीं करो, ये सब बाहर। कितने मारे गए
कल्पना कर सकते हो? ऐसे इतने इतने जूतों का ढेर था, ये देखो जूतों के पहाड़ लग जाते थे, तो मरे कितने होंगे। ये सारी तुम्हारी बुक में बनी हुई पिक्चर है, जब अगले साल जाओगे तुम हैरान हो जाओगे कि ये कितना क्रूर था। ये देख रहे हो, ये ज्यूस की। तो अब हिटलर ने ये सब काम किया, इतनी बात तो तुम्हें समझ में आ गई। और फिर उसने किस पर आक्रमण कर दिया बताओ? तो क्या सेकंड वर्ल्ड वॉर युद्ध शुरू हो जाएगा? तो सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। अब अगली लाइन पढ़ो, बुक क्या कहती है। तो गांधी जी ने क्या लिखा? मित्र हिटलर, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, इतनी क्रूरता का काम क्यों कर रहे हो, अहिंसा का इस्तेमाल करो। क्या हिटलर सुनने वाला था गांधी जी को? लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी तरफ से लेटर लिख दिया। वो लेटर तुम्हारी 9th की हिस्ट्री की किताब में पीछे छपा। It is refused. So कांग्रेस लीडर वर रेडी टू सपोर्ट। देखो लाइन लिखी है, कांग्रेस लीडर सपोर्ट। किसने ये बात बताई कि कांग्रेस के बदले में, अभी आप ही लोग में से किसी ने बताई थी कि कांग्रेस सपोर्ट करेगी और इसके बदले आजादी मिलेगी। आपने बताई थी क्या? मतलब तो इसमें लिखा है कांग्रेस लीडर वर सपोर्ट। क्यों सपोर्ट करना चाहते थे बताओ? क्योंकि क्या हिटलर अत्याचारी था? वो बहुत ज्यादा, ब्रिटिश भी अत्याचारी थे, लेकिन अब उनसे भी बड़ा अत्याचारी कौन आ गया था? तो वो सोचते थे कि वो अहिंसा के पुजारी थे, तो सोचते थे नॉन वायलेंस के चक्कर में हम हिटलर को तो पहले हटाएं, ये कैसा आदमी आ गया, फिर बाद में ब्रिटिश से निपट लेंगे। तो कांग्रेस वर रेडी टू सपोर्ट ब्रिटिश, और उसके बदले में पलट कांग्रेस क्या चाहती थी? बात समझ आ गई? 45 तक ब्रिटेन अपना बहुत कुछ हार चुका था। अरे भाई, उसके लंदन में ही इसने आक्रमण कर दिया था। ये है, यही है ब्रिटिश। ये क्या है? ब्रिटिश। ब्रिटिश कौन सी 3 चीजों से मिलकर बना है? इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड। इसीलिए उसको ग्रेट ब्रिटेन का 3 देश मिल गए थे। कौन कौन से? इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड। इसके बारे में भी अगले साल तुम्हारे पास एक चैप्टर मिलेगा कि ब्रिटेन कैसे बना। समझ आ गई बात? तो आधा ब्रिटेन चला गया, उनके अपने सैनिक मारे जा रहे हैं, तो बोला वो हम पे कंट्रोल करेंगे। 45 तक ब्रिटेन की पावर आधी से भी कम हो गई थी। उनके पास इतने सैनिक ही नहीं थे कि भारत में रख सकें। तो बोलो आजादी देना क्या उनको मजबूरी हो गई थी? लोग ही नहीं बचे, इतने पैसे से खाली हो गए। अब देखिए, वीर लखन नायक वॉज हैं, अगली लाइन पढ़ें। और इसके बगल में ये क्या चीज बता रहे हैं जसविता, बताओ? ये कौन सा चित्र है? सरोजनी नायडू भी एक एक्टिव नेशनलिस्ट थी, और उन्होंने भी दांडी मार्च में किनका साथ दिया था? गांधी जी का। अब देखो, पाजी मोहम्मद, प्रेसिडेंट ऑफ नबरंगपुर कांग्रेस ओडिशा, रिपोर्ट्स 19 people died on the spot in police firing and Paparandi in Nabarangpur. Many died thereafter from their wounds. Over 300 injured. More than 1,000 were jailed in Korapur district. Several were shot. तो ये सारी चीज की गई। वीर लखन नायक को एग्जीक्यूट कर दिया गया, यानी उसको फांसी दे दी गई। एग्जीक्यूशन का क्या मतलब है? फांसी दे दी। तो वीर लखन नायक को एग्जीक्यूट। नायक बाजी टेल्स अस was not worried about executed, that he would not live to see freedom dawn. वो जो इसमें लिखा गया है कि वीर लखन नायक इस बात को लेके दुखी नहीं था कि उसे फांसी दी जा रही थी। वो ये सोच के दुखी था कि मैं स्वतंत्रता का सूर्योदय नहीं देख पा रहा। He was sad that he could not see the dawn. एक होता है dawn का मतलब सूर्योदय, और dusk गोधूली बेला, जब गाय अपने घरों की ओर दौड़ती है धूल उड़ाती है, यानी सूर्यास्त। तो डस्क किसको कहते हैं? गोधूली बेला, दैट इज इवनिंग। और डॉन, डॉन जो है ये पाकिस्तान का न्यूज़पेपर भी है, सूर्योदय। तो ही वॉज नॉट एबल टू सी डॉन, लिखा है नहीं, पढ़ो डॉन। इसलिए कौन दुखी था? बोलो सृष्टि। चलो अगले चित्र में तुम क्या देख रही हो सृष्टि? ये बात अच्छी तुमने बताई। तो फिर ये कब हुआ होगा? 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। इसमें क्या दिखाया गया है? डिमॉन्स्ट्रेटर्स क्लैश्ड विद पुलिस एवरीवेयर, many thousands were arrested,
ओवर 1000 हजारों मारे गए, बहुत सारे इंजर हुए। क्विट इंडिया में क्या बाजी ने रिपोर्टिंग की होगी, बाजी मोहम्मद ने। नायक बाजी टेल्स अस, मतलब नायक बोला, बाजी रिपोर्टर है, वो अपना नाम बोल रहा है। तो हम लोग बता रहे हैं कि नायक के बारे में बाजी ने बताया। बाजी मोहम्मद एक रिपोर्टर है। अच्छा, क्विट इंडिया मूवमेंट अंग्रेजों भारत छोड़ो। महात्मा गांधी डिसाइड टू इनिशिएट ए न्यू फेज ऑफ मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश। अब जब शुरू में तो साथ दे रहे थे, जब युद्ध खत्म हुआ तो फिर से अब हमें ब्रिटिश से तो लड़ना है। ब्रिटिश वालों ने ना पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमको आज़ादी दी थी, तो क्या वो सेकंड में दे देते? कुछ नहीं देंगे, देंगे हम अपना काम निकालेंगे, हमको तो नहीं देंगे ना आज़ादी। तो महात्मा गांधी ने सोचा नहीं, अब तो फिर से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो द ब्रिटिश मस्ट क्विट इंडिया इमीडिएटली ही टोल्ड। महात्मा गांधी एक नई लड़ाई के मूड में थे। इन्होंने कहा कि जो हम लोगों ने कहा सविनय अवज्ञा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से उन्होंने सोचा काम नहीं चलने वाला है। 1930 में उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था, काम नहीं चला ना उससे, तो बोले कुछ और करना पड़ेगा। अब क्विट इंडिया, अब तुम्हारी अवज्ञा नहीं करेंगे, अब तुम निकल जाओ यहाँ से। बड़ी चीज़ है कि नहीं, किसी को बोलना क्विट इंडिया। तो क्विट इंडिया मूवमेंट इन्होंने शुरू किया। सो डू और डाई टू द पीपल, उन्होंने कहा अब ये मरने और मर जाने वाली बात आ गई है, बट यू मस्ट फाइट नॉन वायलेंटली। तुमको मर जाना है लेकिन तुमको मारना नहीं है। मर करो या मरो का नारा, करो मारो मत, करो या मारो नहीं, मरो। यू हैव टू फाइट दिस वॉर नॉन वायलेंटली, क्योंकि तुम गोली में नहीं जीत सकते। तुम एक गोली चलाओगे कहीं से जुगाड़ करके, वो तोप चला लेंगे, उनके पास तोप है, वो तो मार डालेंगे, कहेंगे वहां के लोग अत्याचारी है। दुनिया यही सोचेगी उसने गोली चलाई थी तभी तोप चलाई, और तुम ऐसे खड़े हो जाओगे और उनकी एक गोली लगेगी तो दुनिया उन्हीं को गलत बोलेंगे देखो नहीं हत्थों पे गोली चला रहे। बोलो बात समझ आई? तब तुम सहानुभूति पालोगे। और चंद्रशेखर आजाद की तरह या भगत सिंह की तरह तुम कुछ भी करोगे तो वो कहेंगे हमारे यहाँ गोली मारी, हमने उनको मार दिया, तो अपराधी हैं। तो जब जनता निकल जाएगी, ऐसे साड़ी पहने लोग, धोती पहने लोग निकल जाएंगे, वो गोली खाएंगे, तो उससे ब्रिटिश की निंदा होगी। और 36 करोड़ लोगों को तो वो मारने से रहे, क्योंकि जब 100 लोगों को जलियांवाला बाग में उन्होंने 119 लोगों को मारा था तो पूरे दुनिया में बदनामी हो गई थी। 100 को मारेंगे, 200 को मारेंगे, इससे हमारी जान भी बच जाएगी और उनकी बदनामी भी होगी, उनको देश भी छोड़ना पड़ेगा, प्रेशर भी क्रिएट होगा कि हम कुछ कर भी नहीं रहे, सच्चाई के लिए लड़ा, तुम हमें मार। बोलो बात सही है कि नहीं? तो इसलिए लड़ाई में नहीं देखा जाता कि कौन कितना मारा, बोले दोनों ही मार रहे हैं, तुमको नहीं मारना, फिर वो मारेंगे। तो कई लोग उसमें इंडियंस भी हैं, तो वो सिंपली गोली भी नहीं चलाना चाहेंगे। इवन वो लोग लेट जाते थे भारतीय, तो घोड़े उनके ऊपर चढ़ते भी नहीं, क्योंकि घोड़े इंसानों पे नहीं चढ़ेंगे ना। जैसे आंदोलनकारी वो तो उसमें आते थे कैवेलरी घुड़सवार पे, तो घोड़े नहीं चढ़ते, कई तरह से चढ़ते। अब देखिए, गांधी जी एंड अदर लीडर्स वर फाइट नॉन वायलेंटली, वर जेल। फिर से ये मूवमेंट फैला तो सबको जेल हो गई। द फर्स्ट रिस्पॉन्स ऑफ ब्रिटिश वाज सीवियर रिप्रेशन, एक कठिन दमनकारी नीति लगाई गई। और 1943 तक कितने लोग जेल में चले गए बताओ जरा? 90,000 लोगों को जेल हो गई, 1,000 लोग मारे गए। इन एनी एरियाज मशीन गन क्राउड वर गिवन टू मशीन गन क्राउड्स फॉर in many areas order were given to machine gun crowds from airplanes। कई जगह ये बोला गया कि एयरप्लेन से मशीन गन चलाओ, ऐसा भी ठीक है। द रिबेलियन however ultimately brought the Raj to his knees, लेकिन हम लोग रिबेलियन थे, आंदोलनकारी, और क्या हमने brought the Raj into knees, क्या हमने ब्रिटिश राज को घुटनों पर ला दिया? तो आंदोलनकारियों ने अल्टीमेटली 1943 एक साल आते आते तक हमने उनको घुटनों पे ला दिया।
चाहे इसको हमारी बहादुरी कहिए या ब्रिटिश कहीं और वार में लड़ रही थी उसकी कमजोरी कहिए, जो चाहे वो कर दीजिए, लेकिन हुआ तो यही। टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन। अच्छा, इसी बीच में कुछ उल्टा भी हुआ। तुमको ये बात मालूम है, सुभाष चंद्र बोस, उनकी 10,000 की आजाद हिंद फौज थी, वो चले गए हिटलर के पास, बोले तुम हमारे मित्र हो, तुम मेरी मदद करो और हम ब्रिटेन को भगाएंगे। लेकिन एक अत्याचारी का साथ लेना कहाँ तक तर्क संगत है, ये मैं आप पर ही छोड़ता हूँ। हिटलर के पास गए, समझ में आया कि नहीं, कि तुम मेरी मदद करो तो हम ब्रिटेन से इनको भगा दें, क्योंकि हिटलर किससे लड़ रहा था, क्या ब्रिटेन से भी लड़ रहा था? तो उसने कहा तुम वहां लड़ रहे हो, हम भी ब्रिटेन से भारत में लड़ रहे हैं, तो हम तुम साथी है, मेरी भी 10,000 की फौज है, तुम थोड़ी मदद करो। हिटलर ने तो कोई खास इन पे ध्यान नहीं दिया, सुभाष चंद्र बोस पर, ये वापस। फिर बाद में इनकी एयरप्लेन क्रैश में मृत्यु हो गई या किसी ने इन्हें मार डाला, कुछ पता नहीं। टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस, अब देखो आजादी आने वाली है, एंड पार्टीशन। मीनवाइल इन 1940 the Muslim League has moved the resolution demanding independent Islam। ये बड़ी बात है। 1940 में मुस्लिम लीग ने खुद को कांग्रेस से अलग कर दिया। अच्छा, 1915 में गांधी जी साथ ले आए थे, 15 से 40 आते आते 25 साल हो गए। मुस्लिम लीग ने कहा नहीं नहीं, हम तो अलग होंगे, अब देखो आज़ादी भी मिलने वाली है, हमको तो अलग देश चाहिए। वो उनका कॉन्सेप्ट अलग ही रहता है कि वो नेशनहुड को नहीं मानते हैं, वो धर्म को ही मानते हैं, सब धर्म के लोग एक ही है, नेशन को ही। तो इन 1940 मुस्लिम लीग सेपरेटेड फ्रॉम कांग्रेस, और क्या बोलने लगी शौर्य, बोलो। ये नहीं बताते हैं, ये चुपचाप बस बैठे रहते हैं, तो ध्यान नहीं देते हैं क्या। इन 1940, फिर से रिपीट करो शौर्य, तो चुपचाप बैठ गया। अच्छा, मैं कब बोलूं? सर, मुस्लिम लीग डिमांडेड अनदर नेशन फॉर मुस्लिम्स। अच्छा, ठीक है। ये बताओ शौर्य, इधर तो देखो, वीर लखन नायक का क्या हुआ? चलो कोई बात नहीं, इतना माइंड में प्रेशर नहीं लगा। तो मुस्लिम लीग सेपरेटेड, demanded independent nation for Muslim। ये हो गया। Now, from 1930 the league began viewing the Muslim as a separate nation। ऐसा उसने 1930 से ही सोचना शुरू कर दिया, और 40 तक आते आते ये डिमांड करी जाने लगी कि भाई हमें तो अलग नेशन चाहिए। तो गांधी जी ने कहा, मित्र जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना ने डिमांड की थी ना, तुम अलग क्यों होना चाहते हो, मैं तुम्हें भारत का ही प्रधानमंत्री बना देता हूं, तुम अलग मत हो। तो जिन्ना मान गए, बोले हाँ हाँ ये तो बहुत अच्छा है, मैं तो पूरे भारत का बन जाऊंगा। जवाहरलाल नेहरू ने कहा नहीं गांधी जी, अगर आप ऐसा करोगे तो मैं कांग्रेस के 2 टुकड़े कर दूंगा। तो फिर जवाहरलाल नेहरू की बात पर गांधी जी को झुकना पड़ा, और फिर इसके मतलब जिन्ना को एक अलग राज्य देना पड़ा। फिर जो भारत में जब कांग्रेस जीत के आई, तो कांग्रेस जीतने के बाद 400 सीटों में से 390 सीटों पे कांग्रेस जीत गई थी। फिर उन सभी लोगों ने मिलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपना नेता चुना, उन्हीं को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। लेकिन 2 लोगों ने जवाहरलाल नेहरू को चुना, और एक उसमें जवाहरलाल नेहरू का खुद का एक वोट था, एक और किसी ने चुन लिया था, और बाकी 390 जो सीटें जीत के आई थी, तो उसमें 388 ने किसको चुना? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल क्यों जाने जाते हैं? सर, आयरन मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं, और उनको फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने जितने भी अलग अलग प्रोविंसेस थे उसको एक साथ ले गए। बहुत ज्यादा जानते, इतना कोई नहीं बता पाता। मतलब उन्होंने भारत की 547 रियासतों को, राजाओं को मिलवा दिया कि सब भारत में। ब्रिटेन ने कहा हम जब आए थे तो यहाँ राजा लोग थे, अब हम छोड़ के जा रहे हैं, हम राजाओं को दे के जा रहे हैं, नहीं तो भारत बना के नहीं जाती। लेकिन उसकी तो फूट डालो और राज करो की राजनीति थी, स्प्लिट एंड रूल, ये वाली राजनीति ना। तो उसने इंडिया को नहीं दिया या कांग्रेस को नहीं दिया, उसने कहा हम तो झांसी की रानी है, उनके दत्तक पुत्र को देंगे, तुमको थोड़ी ना देंगे।
अच्छा तुम कहाँ गए हो, तुम लाहौर को, तुम लाहौर दिया, ऐसे दिया। इंडिया को कुछ नहीं दिया। अब उनको मिलाने का काम था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सबको मिलाया। लेकिन आपको मालूम है उनको 388 लोगों ने पसंद किया प्राइम मिनिस्टर। 2 लोगों ने किसको पसंद किया? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू गांधी जी से कहा देखो अगर हमको प्रधानमंत्री नहीं बनाया तो मैं कांग्रेस की 2 फाड़ कर दूंगा। तो गांधी जी को झुकना पड़ा और बोले प्रिय मित्र वल्लभ भाई पटेल तुम तो समझदार हो और ये नेहरू मानता ही नहीं है, इसी को प्रधानमंत्री बन जाने दो। तो उन्होंने कहा हम आपकी आज्ञा कैसे ठुकरा सकते हैं, ये लेटर्स आपको नेट पे मिल जाएंगे। बात समझ आई। लेकिन फिर जवाहरलाल नेहरू का दूरदर्शितापूर्ण शासन नहीं रहा, आप जानते हैं उन्होंने कश्मीर उनको दे दिया, कुछ चाइना को दे दिया, कई सब कुछ डिस्प्यूटेड, जितने भी उनके फैसले थे वो ठीक ठाक नहीं, ठीक है कि नहीं, लेकिन वो जिद्दी स्वभाव के। बात समझ आ गई। यदि वही पटेल के हाथ में आता तो आज हमारे देश की तस्वीर कुछ और। तो खैर अब देखो इसमें क्या हुआ, एक तरीके से हम कह सकते हैं जो इंडिया का पार्टीशन है वो भी सही तरीके से नहीं हुआ, इसे रोका जा सकता था। रोका जा सकता था कि नहीं, अभी मैंने बताया आपको कि अगर उनको बना दिया था, थोड़ा वाइज डिसीजन लिया था। और उनकी जो रिपोर्ट थी मोहम्मद अली जिन्ना की, उनको दमे की बीमारी थी। उनका जब आज़ाद हुआ पाकिस्तान उसके 6 महीने में वो चल बसे। अगर वो पहले पता चल जाती है तो लास्ट स्टेज में है तो कोई उनकी बात क्यों मानता। इसको और डिले किया जा सकता था, तब तक वो नहीं रहते तो बात ही खत्म हो जाती। लेकिन ये सारी चीजें छिपाई। अब देखो अगले पेज पे क्या चित्र है। मौलाना आजाद विद अदर मेंबर्स ऑफ कांग्रेस वर्किंग कमेटी। आजाद वाज बोर्न इन मक्का। तो मौलाना आजाद वेल वर्स्ड इन दिस। इसमें दिखाया गया है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के साथ एक है मोहम्मद अली जिन्ना, वो एक सेपरेट नेशन की मांग करते थे। और क्या मौलाना आजाद भी मुस्लिम नाम समझती हो क्या? वो भारत के साथ थे। तो कुछ मुस्लिम नेता भारत के साथ थे और कुछ अलग डिमांड करते थे। बात समझ आ गई कि नहीं? तो मौलाना आजाद को दिखाया कि वो देखो इसमें गांधी जी बैठे हैं क्या, और गांधी जी के बगल में एक जो टोपी लगाए वो कौन है? मौलाना। तो वो भारत के समर्थन है। अगले चित्र में क्या देख रहे हो? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्पीकिंग टू गांधी जी बिफोर गांधी जिन्ना टॉक्स। तो इन्होंने चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, तो इन्होंने बताया कि गांधी जी तुम जा तो रहे हो जिन्ना से बात करने के लिए, लेकिन अलग नेशन की बात पर साइन न कर देना। तो इस बात को गोडसे भी जानता था कि गांधी जी साइन कर देंगे क्योंकि नेहरू के दबाव में है बात की नहीं। तो वो नहीं चाहता था कि गांधी जी अखंड भारत को गड़बड़ करें। तो बाद में इनके कुछ निर्णय हुए तो गोडसे भी ऐसे असंतुष्ट हो गया, उसने हत्या कर दी। हत्या करना ठीक नहीं था, लेकिन वो सोच रहा था कि अगर और ये रहे तो ये भारत की सारी संपदा ये कहीं पाकिस्तान को ही ना दे दें। तो ऐसे भी कुछ लोग थे जो नेशनलिस्ट थे। हमने जैसे बताया आरएसएस की विचारधारा से प्रभावित था कि भारत मतलब राष्ट्र सर्वोपरि है, व्यक्ति नहीं। बात समझ में आई कि नहीं? उस तरीके की विचारधारा। जो भी हो, अब इसमें इन्होंने राजगोपालाचारी ने इनको बताया कि तुम जा रहे हो ना गांधी जिन्ना टॉक के लिए। जिन्ना क्या, मोहम्मद अली जिन्ना क्या चाहते थे बताओ निखिल? सेपरेट नेशन। तो गांधी जी से बात की और गांधी जी ने नेहरू और जिन्ना को साथ बैठा के बात की। न नेहरू पीएम की कुर्सी छोड़ना चाहते थे, अगर वो छोड़ देते तो कौन ना होता बंटवारा। अब वो अलग नेशन की बात मानते थे, कहते थे अलग नेशन दो या हमें पीएम की कुर्सी दो। तो दोनों में फिर समझौता नहीं हो सका। आगे देखो। तो सर्व एज ए मेंबर ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट एंड फ्री इंडिया फर्स्ट। जब इंडिया में शासन आ गया, इंडिया स्वतंत्र हो गया ना, तो बताओ लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? और फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? यही थे। फिर उसके बाद तो ये पोस्ट ही हट गई क्योंकि ये 50 तक रहे। 50 में क्या हमारा संविधान आ गया, कॉन्स्टिट्यूशन। फिर तो हमने इस पोस्ट को प्रेसिडेंट से हटा दिया, फिर इस पोस्ट की जगह क्या पोस्ट आ गई। तो यानी कोई कहे कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तब राजगोपालाचारी का नाम दे देंगे। भाई कोई जा रहा, तब तो तुम्हें 3 साल का हमने ब्रिटिश सिस्टम को अडॉप्ट किया ना, हमारा अपना संविधान ही कहाँ था। तो तुमसे 2 चीज पूछी जाती है, लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोलो, बात चलती है। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब देखो अगला चित्र किसका? सरदार वल्लभ भाई पटेल का जस्मिता क्या योगदान है, अब तुम्हें कुछ बताना होगा।
तुम ऐसे ही बता दो, अभी जितनी बातें गई उसमें मत देखो, अपने मन से बताओ जरा। बोलो जस्ट आप बताइए बेटा दिव्यांशी, अभी कितनी सारी बातें बताई, तुम भी बताओ कुछ। लक्षिता बोलो। सारे स्टेट्स को जोड़ा था, सारे स्टेट्स को एक साथ इंडिया में मर्ज करा दिया था, यही बात थी कि नहीं? उन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि 3000 टन का पानी का जहाज पानी में उतारने में दिक्कत हो रही थी, तो उन्होंने कुछ लोगों के साथ धक्का देकर उसे पानी में उतार दिया, इसलिए भी उनको आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अब जरा देखो, बिल्कुल उनको बहुत उपाधियां दी गई, भारत रत्न भी दिया गया। पटेल हेल्ड फ्रॉम इम्पोवरिश पीजन प्रोप्राइटर फैमिली ऑफ नाडियाड गुजरात के थे और फॉरमोस्ट ऑर्गेनाइजर ऑफ फ्रीडम मूवमेंट। 1918 से इन्होंने फ्रीडम मूवमेंट शुरू किया और 31 में कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। ठीक है, अगला चित्र किसका है? मोहम्मद अली जिन्ना एंड महात्मा गांधी 1944 में ये दिखाया गया है, और ये लोग अलग नेशन की बात करना चाहते थे। प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेकिंग ऑफ लखनऊ पैक्ट। लखनऊ समझौता क्या था बोलो जस्मिता? हो सकता है बिना पढ़े आती हैं, आप बताओ। सर की रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बनाने के लिए लखनऊ पैक्ट साइन किया गया था 1959। कुछ और बताओ। सर कांग्रेस ने किया था और मुस्लिम लीग ने। हाँ ये यानी हाँ सही बात है, और ये दोनों मिल गए थे और उन्होंने बोला कि हमारी बिल्कुल सही बात है। तो इससे पता चलता है रिवाइज करना, कोई ये थोड़ी है कि ये लद्दाड़ पढ़ने में तेज है, बस ये पढ़ नहीं रही 4 दिन से। जस्मिता एक्यूट माइंडेड है, बस घर में पढ़ती नहीं और लोग इन्हें लद्दाड़ न माने, है ना? कुछ लोग बैड रूल्स में लेंगे, ये तो बिल्कुल पढ़ती लिखनी फिसड्डी थोड़ी ना। जैसे डोसा चाउमीन खाने को होता है तो तुरंत 1 सेकंड में बता देती डोसा चाउ, ये चीज होती है, उसमें नहीं सोचना पड़ता। लेकिन यहाँ पर एक रिवीजन नहीं। अब जरा देखो अगले चित्र में क्या कहा गया है। लिसन टू महात्मा गांधी बिफोर बॉम्बे सेशन। तो बॉम्बे सेशन 1946 में हुआ, हमने बताया ना बम्बई में भी अधिवेशन होते थे सब जगह, तो वो महात्मा गांधी इनके भी बातचीत चल रही है। गांधी जी के ये शिष्य भी कहे जाते हैं और सोशलिस्ट भी कहे जाते हैं और इंटरनेशनलिस्ट भी कहे जाते हैं। नेहरू वाज ए लीडिंग आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन मूवमेंट एंड द फ्री इंडियन इकोनॉमी, और इन्होंने भारत को सजाया संवारा, यही बोला जा सकता है क्योंकि पहली नींव तो इन्होंने ही रखी थी। इसके आगे थोड़ा सा बचा है तो कल की क्लास में छुट्टी है।